हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा और आपको आज डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, आखिर वो चैप्टर आ ही गया जिसका कई दिन से अपने को इंतज़ार था। काफ़ी बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर कराइए, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया, हम उस चैप्टर की ओर आ गए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमने पिछले चैप्टर में करंट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने एक बेसिक चीज़ पिछले चैप्टर से सीक्वेंस बना के पढ़ते आ रहे हैं और मैंने आपको कहा है कि चैप्टर को क्या करते चलिए, आप लोग टाइम टाइम पर रिवाइज करते चलिए। क्यों? रिवाइज करने से आपको एक बेनिफिट होगा, आपको टर्म्स याद हो जाएंगे। जब टर्म्स याद हो जाएंगे तो आप एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हो। मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाऊँगा, अगर आपको टर्म्स याद नहीं है तो आप लोग लिंक नहीं कर सकते हो पिछले के साथ में। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था, +1 वाला एक अलग सिलेबस है, जो +1 में पढ़ते हैं वो क्या है, अलग सिलेबस है। लेकिन जो +2 में अभी पढ़ेंगे, +2 को भी हम एक दूसरे से लिंक करते जाएंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज किसकी स्टेट में होता था? रेस्ट की स्टेट में। किसने? रेस्ट की। फिर चार्ज ने चलना शुरू किया, तो क्या बना दिया? करंट बना दिया। क्या बना दिया? करंट बना दिया। अब अपने पास जब करंट किसी वायर के अंदर से फ्लो करना शुरू हुआ तो करंट ने क्या हो गया? हीटिंग इफेक्ट जनरेट किया, जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है। पावर वगैरह के बारे में, हीट एनर्जी वगैरह के बारे में, यूनिट वगैरह के बारे में पढ़ते थे। अब हीटिंग इफेक्ट तो जनरेट हो गया, लेकिन करंट का एक इफेक्ट और आया, वो है मैग्नेटिक फील्ड, वो जो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक इफेक्ट और आया, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अगर करंट फ्लो करता है तो इसके अराउंड में क्या होता है? एक इसका एरिया जनरेट होता है, एक रीजन जनरेट होता है। मेरे पास ये वायर है, इस वायर के अंदर से अगर मैग्नेटिक करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड में क्या जनरेट होगा? इसका इफेक्ट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उस फील्ड का नाम दे दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दे दिया उसका? मैग्नेटिक फील्ड। तो उस फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग कंडीशंस में कैसे हम लोग दूसरी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग करंट जो फ्लो करेगा अलग अलग सिचुएशन में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड करंट हो, चाहे वो कोई सा भी करंट हो, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो करंट की सारी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर लिया था। उससे पहले चार्ज को डिस्कस किया था, हीटिंग इफेक्ट को हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया ही है। अब अपने पास ये चार्ज का चौथी प्रॉपर्टी है। चार्ज जब चला तो करंट बना, करंट ने दो इफेक्ट जनरेट किए। पहला हीटिंग इफेक्ट, जो हम यूनिट वगैरह के बारे में पढ़ते थे भी, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज की जो यूनिट होती थी सबको पता है क्या होती थी? कूलाम्ब होती थी। क्या होती है? चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। और जो करंट की यूनिट है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और पावर की यूनिट सबने क्या पढ़ी? वाट पढ़ी। जब हम लोग हीट एनर्जी की बात करते थे तो एक और यूनिट आती थी, किलोवाट आवर। क्या होती थी? किलोवाट आवर। और इस किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते थे? यूनिट बोलते थे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट आएगी वो आएगी टेस्ला। क्या आएगी? टेस्ला आएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या आएगी? टेस्ला। टेस्ला साहब थे अपने पास, उन्होंने इसके बारे में अपने को बताया, तो उन्हीं के नाम पर इसकी क्या रख दी हमने? यूनिट रख दी टेस्ला। एक टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या है? इसको अगर हम लोग लिखेंगे और खोल के तो किसके? वेबर पर मीटर। अब आप समझोगे जी वेबर क्या होता है? वेबर भी आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स जो पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे तो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताई थी चारों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई गॉस, और इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की इकाई न्यूटन पर मीटर पर कूलम। चार चीज़ें बताई थी ना। कौन कौन सी थी चारों चीज़ें अपने पास? अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर, इसको तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो मैंने आपको चार चीज़ें डिस्कस की थी पिछले वाले चैप्टर में, और मैंने आपको ये भी कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है गॉस। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, WB। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? WB से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा, मैंने कहा था न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, और वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँगा तो क्या होती है? टेस्ला होती है। T से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वेबर
पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, वेबर पर मीटर। इन चारों की इकाई है। 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की तो मैंने पढ़ी थी अभी, एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, अपने को कन्फ्यूजन मोस्टली इन दो में होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन अपने को नहीं रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब हम जब सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो टेस्ला को गॉस में बदल देते हैं। किसकी बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे। सीजीएस सिस्टम में टेस्ला बराबर किसके हो जाएगा, गॉस के। टेस्ला अपने पास एम्पियर सिस्टम में ऐसा यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में गॉस क्या हो जाएगी इसकी, अपने पास सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगी गॉस। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, क्या होते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू में 10 टू द पावर 4 गॉस। इसमें कोई डाउट किसी को, याद रखना है। हमें कन्फ्यूजन होता है माइनस लिखें प्लस लिखें, तो याद रखो, देखो गांव में तसला होता है, क्या होता है तसला, उसमें हम लोग गोस्टे भरते हैं। गोस्टे तो देखे होंगे सबने, तो गोस्टे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तसला बड़ा होता है। तो ऐसे याद रखिए, टेस्ला बड़ी यूनिट होती है, गोस्ट क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। 1 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर रहेगा। अब अपने पास के की बात करेंगे, क्या होता है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी करंट अगर किसी वायर के अंदर से फ्लो कर रहा है तो इस करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। तो कोई भी वायर है, इस वायर के किसी भी पॉइंट पर मेरे को क्या चाहिए, करंट, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कितना फ्लो हो रहा है, ये मेरे पास वायर रहा होगा, इनफाइनाइट लेंथ का है कोई, मान लिया। तो मैं बस इसका छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। इस पार्ट के द्वारा क्या चाहिए मेरे को, करंट चाहिए, वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, इस पार्ट के अंदर से करंट आई फ्लो हो रहा है इसके द्वारा। तो मेरे पास आई तो ऊपर जा रहा होगा और आई की डायरेक्शन में लेंथ लेनी, तो आई क्रॉस डी एल, इसको मैं लोग करंट एलिमेंट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, करंट एलिमेंट। क्या लिख दूंगा, ये करंट एलिमेंट हो गया। आई करंट जा रहा होगा, स्मॉल लेंथ ले ली मैंने डी एल, तो आई क्रॉस डी एल क्या हो गया, करंट एलिमेंट। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अपने को वेक्टर देता है। जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड आई क्रॉस डी के मिलेगा, तो इधर ही करंट जा रहा है, इधर की मैंने लेंथ ले ली। याद रखना, लेंथ जिधर मेजर करेंगे करंट उसी डायरेक्शन में लेंगे, अपोजिट में नहीं लेंगे। अपोजिट में लेंगे तो एंगल ये मेजर करेंगे फिर, ठीक है। अभी यहाँ पर जो एंगल मेजर करने वाला हूँ मैं ये मेजर करने वाला हूँ, क्योंकि डी एल तो ये हो गया, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो करंट की डायरेक्शन और एल के बीच का एंगल होता है थीटा। अगर मैंने डायरेक्शन नीचे ले ली तो एंगल क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा ये, ठीक है। और ये एंगल कितना अपने पास, 180 माइनस थीटा। चलिए अभी मेरे पास ये वायर है, इसके अंदर से करंट जा रहा है ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। कहाँ रहेगा, परपेंडिकुलर। और मैंने कहा था 2 क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर मिलेगा, सीधी सी बात है। तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जो मिलना चाहिए आई और डी का क्या मिलना चाहिए, परपेंडिकुलर। इसीलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि ये वायर है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हैगा, और परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई क्रॉस डी एल होगा। मेरे पास ये डिस्टेंस होगी इस वायर से आर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बायोट सावर्ट साहब क्या कहते हैं अपने को, बायोट सावर्ट साहब ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्रॉस डी एल। इस करंट कंपोनेंट के बराबर में रहेंगे, किसके इक्वल रहेंगे, करंट कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये करंट कंपोनेंट किसके बराबर है, आई क्रॉस डी एल के। तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कंपोनेंट आई क्रॉस डी एल, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। वायर से क्या डिस्टेंस हमने ले रखी है, उस डिस्टेंस के क्या रहेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बी, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाएंगे, क्या कांस्टेंट आ जाएगा कि आई क्रॉस डी एल बाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, आई क्रॉस डी एल बाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये के की वैल्यू क्या होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाली गई, और ये वैल्यू क्या आती है अपने पास, के इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाई 4 पाई। के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई होती है, और इसकी वैल्यू होती है मैथमेटिकल 10 टू द पावर -7। यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर एम्पियर पर मीटर। अगर इसकी यूनिट निकालना चाहेंगे कि देखो आर इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दोनों आएंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से। यूनिट आ जाएगी वेबर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, क्या आ जाएगी, वेबर पर एम्पियर मीटर। अब मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इस 4 पाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाएगा, म्यू नॉट इजिकल टू 4 पाई इंटू में 10 टू द पावर -7। तो आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछ सकता है जी म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये म्यू नॉट होती क्या है, म्यू नॉट होती है परमिएबिलिटी। क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने एक एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, ये होती थी परमिटिविटी, याद रखना है, परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स में एक चीज़ पढ़ी थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। सबने पढ़ा होगा, पिछले वाले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस म्यू नॉट को क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों में ये अंतर याद रखना है, ये परमिटिविटी होती है, ये परमिएबिलिटी होती है। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? फ्री स्पेस कितनी परमिशन प्रोवाइड करेगा एक चार्ज को दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए। और परमिएबिलिटी का भी ये मतलब होता है कि फ्री स्पेस के अंदर से कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, कोई भी फ्री स्पेस है वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है करंट के द्वारा। यहाँ से जब इफेक्ट जनरेट होगा यहाँ पर मैग्नेट, तो कितना मैग्नेटाइज उस पॉइंट पर हो सकता है, वो फ्री स्पेस कितनी परमिएबिलिटी इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई मीडियम होता तो मीडियम की निकाल लेते हम लोग, किसकी? मीडियम की निकाल लेते। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B में म्यू नॉट 4 I क्रॉस dl। I क्रॉस dl को I dl साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज द I क्रॉस dl, से I और dl के बीच का एंगल रहेगा। अब अपने पास करंट भी इधर जा रहा है और हमने dl की डायरेक्शन भी इधर ले रखी है, तो एंगल ये हो जाएगा। लेकिन करंट इधर जा रहा होता है और dl की डायरेक्शन ऊपर ले रखी है, तो कौन सा एंगल हो जाता है? ये हो जाता है 180 माइनस के थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपने पास ये एंगल हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, r डिस्टेंस हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है, मैंने आपको बताई थी। अब मेरे पास जो k है, k की अलग अलग यूनिट होंगी, ये नीचे दिख रहा होगा सबको, k की क्या होंगी? अलग अलग यूनिट होंगी, ये नीचे दिख रहा है। तो ये देखिए के वेबर एम्पियर मीटर। मैंने सारी यूनिट क्यों लिखी? मैं आपको एक लिख के छोड़ सकता था, एक लिख के क्यों नहीं छोड़ा मैंने? देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा और आपको अगर वो कन्फ्यूज करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा? कन्फ्यूज, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती जा रही है, कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है। तो क्या करता है वो? सिलेबस तो चेंज नहीं कर सकता है, पैटर्न चेंज नहीं कर सकता है, क्वेश्चन को जो लेवल है उसको ज़्यादा टफ नहीं कर सकता है, क्योंकि डिफेंस के लिए तैयारी करानी है, कोई साइंटिस्ट आपको नहीं बनाना है। किसके लिए? डिफेंस के लिए तैयारी करानी है, साइंटिस्ट आपको नहीं बनाना है। तो इसको क्या करेगा वो? बस वैल्यूज़ को इधर उधर करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? SI टू CGS जाने की कोशिश करेगा, CGS टू SI, या फिर आपको यूनिट में कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा, कुछ वैल्यूज़ की डायरेक्शन स्केलर वेक्टर में कन्फ्यूज करने की कोशिश। चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन आपको ऑल एस्पेक्ट्स आने चाहिए, सभी डायरेक्शंस में क्वेश्चन को कैसे मोल्ड कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेबर एम्पियर मीटर तो मैंने पढ़ लिया, छोड़ सकता था, लेकिन आपको बी ऑप्शन में हेनरी मीटर भी तो दे सकता है। हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट होती है, उसकी फॉर्म में इसको दे दिया। न्यूटन एम्पियर स्क्वायर दे सकता है, क्या? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर दे सकता है, क्या? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इन चारों में दे करके फिर लास्ट में देखता है ऑल ऑफ दीज दे सकता है, तो क्या देख सकता है? ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से अगर कोई सी भी यूनिट मिलती है, दिस यूनिट विल बी फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट बाई 4 इक्विवेलेंट टू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। क्या होती है? इसको एरिया नहीं समझना है, ये इसको एरिया नहीं समझना है, क्या ये? एम्पियर है। एरिया लिखते तो हम लोग मीटर स्क्वायर लिख देते, क्या लिख देते हैं? तो ये एम्पियर लिखा हुआ है। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। तो अपने पास एक चीज़ समझ में आ गई, कोई भी वायर है, किसी भी वायर के द्वारा क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, वायर के अंदर से करंट जा रहा है। तो किसी वायर के अंदर से करंट जा रहा है, इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपने को क्या करना है? स्टडी करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बायोट सावर्ट साहब ने अपने को बताया। किसने बताया? बायोट सावर्ट साहब ने बताया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाल लिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी जी? डायरेक्शन तो बता दो। क्यों डायरेक्शन? इसलिए चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के आगे मैंने ये एरो लगा रखा है, एरो लगा रखा है, तो कैसा रहा होगा? ये वेक्टर क्वांटिटी रही होगी। वेक्टर क्वांटिटी रही होगी तो आपको डायरेक्शन जानने का हक है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन जानने का हक है बिल्कुल। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो चलिए डायरेक्शन कैसे नापते हैं, डायरेक्शन देखेंगे इसकी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली दो लॉज का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, सिर्फ एक ही बताऊंगा, और वो अपने पास है राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है अपने को? अगर मेरे पास कोई भी वायर है, इसके अंदर से करंट आ ही जा रहा है, मेरे को इस पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। या फिर इस पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा राइट हैंड हो गया। क्या हो गया, ये राइट हैंड हो गया। अगर ये राइट हैंड है तो अगर करंट मेरा ऊपर जा रहा है तो थंब की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो ये जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स विल बी रिप्रेजेंट पॉइंट एट विच वी वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मेरी उंगलियां उस तरफ होनी चाहिए जिस तरफ मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो अंदर टिप करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर अंदर टिप करूंगा। जिधर ये उंगलियां टप करें, जिधर हमारी हथेली रहेगी, हथेली के साइड में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ये इसके अंदर से करंट ऊपर जा रहा है तो मैंने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर लिया। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था तो मैंने उंगली यहाँ पर रख दी। अब अंदर की तरफ टिप किया, कहाँ, अंदर की तरफ टिप किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अनवार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और इनवार्ड का साइन ये होता है। क्या होता है, इनवार्ड का साइन ये होता है। ठीक है, इनवार्ड। इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हो। तो देखिए मैंने कहा था जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हो उधर अपनी उंगलियां होनी चाहिए। तो थंब ऊपर, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, उंगलियां इधर हो गई तो कहाँ पर आया, आउटसाइड। कहाँ पर आया, आउटसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में हो जाएगा। तो आउटसाइड की डायरेक्शन क्या है मेरे पास, ये आउटसाइड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बाहर एक एरो नहीं होता है, ऐसे करके एरो होता है ऊपर से और ऐसे करके। तो ये देखिए जब ये एरो अंदर जाएगा तो ये पीछे वाला पार्ट दिखेगा अपने को, ये पीछे वाला पार्ट दिखा। जब ये एरो अंदर आएगा तो ये टिप दिखेगी इसकी, बस टिप अपने को दिखी, पीछे वाला पार्ट नहीं दिखेगा। ऐसे याद रखिए। तो इसकी अगर ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड रहेगा बाहर की तरफ। ऐसे सिंबल बनाते हैं तो अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया, अगर मेरे पास ये वायर था तो इस पॉइंट पर तो अंदर रहा, इस पॉइंट पर बाहर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। लेकिन आप ऐसे तो लिख नहीं सकते हो, आप लिखोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। तो अपनी उंगली को कहाँ ले जाइए, ऐसे करते करते दीवार पर ले जाइए। कैसे ले जाइए, दीवार पर ले जाइए। तो दीवार पर ऐसे क्या चलती है, घड़ी चलती है और घड़ी उल्टी दिशा में चलती है। तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। तो डायरेक्शन निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस पॉइंट पर अपने को निकालना है अपनी उंगली उस तरफ होनी चाहिए और थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। अपने को मैग्नेटिक फील्ड बता देगा बाहर है कि अंदर है। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट है एक लाइन का, आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होती है वेक्टर क्वांटिटी की। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन होती है तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट ये कहता है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, अगर मैं ऐसे करके डायरेक्शन बना देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की, क्या बना देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट डी ए। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ता था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, ई डॉट डी ए या फिर ई डॉट डी एस, या फिर मैं इसको ई ए कॉस थीटा भी लिख सकता। डॉट प्रोडक्ट तो पता है अपने को, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर होता है बी डॉट डी ए। मैंने ई को बी से रिप्रेजेंट कर एरिया है। तो यहाँ पर मैं कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। सेम कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती थी किसी एरिया के अंदर से, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी किसी एरिया के अंदर से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आगे कि बी ए कॉस थीटा, क्या लिख सकता हूँ इसको, बी ए कॉस थीटा। जैसे मैं इसको लिखता था क्या, ई ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, एरियल वेक्टर और बी के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच में एंगल। एरिया क्या हो गया मेरे पास, अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, किस प्लेन की बात करता हूँ, इस प्लेन की बात करता हूँ, इस प्लेन के अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, क्या जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब ये इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही जाएंगी, तो ये हो गया मेरे पास एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसके, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी, तो मैं परपेंडिकुलर को कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या हो गया, एरिया का यूनिट वेक्टर हो गया, एरियल वेक्टर हो गया।
द एंगल बिटवीन द एरियल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, इसको एक एरिया मान लिया मैंने, तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया मेरे पास ऐसे करके, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, कैसे गई, ऐसे गई, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा, ये एंगल है मेरे पास, सरफेस के बीच का नहीं, सरफेस के बीच का एंगल तो ये हो गया, इसको नहीं लेंगे। मेरे पास एरियल वेक्टर क्या परपेंडिकुलर और ये क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा, दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल रहेगा। और ये एंगल हम लोग निकाल भी सकते हैं, अगर सरफेस का एंगल अपने को थीटा है, अगर थीटा क्या है, सरफेस का एंगल दे रखा है, तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्मल के साथ एंगल हो जाता है 90 माइनस के थीटा। अगर नॉर्मल के साथ थीटा दे रखा है तो सरफेस के साथ 90 माइनस थीटा होता है। तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना है जी कैसे निकालेंगे, चाहे कैसे, अपने को तो सरफेस के साथ में दे दिया, अब नॉर्मल के साथ कैसे 90 माइनस थीटा कर दो, नॉर्मल के साथ दे दिया, सरफेस के साथ कैसे निकालेंगे 90 माइनस थीटा कर दो, ठीक है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। तो ये होता था मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसकी यूनिट तो मैंने अभी आपको बताई थी, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर भी अपने पास एक साइंटिस्ट थे, तो वेबर साहब ने अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट दिया, उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट रख दी वेबर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब इस वेबर को हम यूज करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ में, किसमें, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्यों पढ़ा, क्योंकि अपने को गॉस थ्योरम पढ़नी थी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों पढ़ा, क्योंकि अपने को एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एम्पियर। मैं दोनों चैप्टर को आपस में कंबाइन, आपको ये सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। जब ये चैप्टर खत्म करूंगा, आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले सारे फॉर्मूले से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो याद करने की बस 2-3 चीज़ कन्वर्ट करनी है। जैसे मैंने आपको रोटेशनल मोशन बताया, तो पिछली वाली चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, कंपेयर करके बस कनेक्ट करते गए। तो रोटेशन में हमने कोई नई चीज़ तो पढ़ी नहीं, पिछले फॉर्मूले थे। मैंने आपको बताया मास को आई से बदल दीजिए, फोर्स को टॉर्क से बदल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को थीटा से बदल दीजिए, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। वेलोसिटी को ओमेगा से बदल दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया, बी डॉट डी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड रखना है, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखिए, अपने पास सिमेट्रिक चार्ज होता है कुछ, सिमेट्रिक चार्ज के द्वारा मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, सिमेट्रिक चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करूंगा। अब आप पूछ तो रहे होगे जी, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायोट सावर्ट लॉ पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने बायोट सावर्ट लॉ पढ़ लिया, अब मेरे को जरूरत क्यों पड़ी जी एम्पियर सर्कुलर लॉ निकालने की। तो मैं आपको पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ बता देता हूँ। एम्पियर सर्कुलर लॉ बताने के बाद में फिर बताऊंगा जी अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगला हेडिंग लिख लीजिए आप, एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या लिखेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर साहब क्या कहते हैं, कोई भी अपने पास रेगुलर सिमेट्रिक करंट कैरिंग वायर है। क्या है, रेगुलर सिमेट्रिक करंट कैरिंग वायर है, कोई भी ले लेते हैं हम अपने पास, ठीक है। तो रेगुलर सिमेट्रिक करंट कैरिंग वायर ले लिया मैंने, ये इसके अंदर से करंट क्या आ रहा है, आई। अब मेरे को इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये साहब क्या कहते हैं, अगर इसके अराउंड मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसका यूज करूँगा। तो ये साहब कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल क्या होता है मेरे पास, ये होता है, यहाँ पर जो लिखूंगा ये बी डॉट डी एल। मैंने गॉस थ्योरम में पढ़ा था ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर होता था क्लोज इंटीग्रल, सरफेस एरिया की बात करता था। यहाँ पर लाइन इंटीग्रल की बात करूँगा, क्या रखूँगा, मैग्नेटिक फील्ड। एज इक्वल टू में म्यू नॉट आई क्यों होता था, यहाँ पर क्या होता था अपने पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं किसका यूज करता था, गॉस थ्योरम का या फिर गॉस लॉ का। लेकिन यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ में सेम है लगभग एक्सप्रेशन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये लाइन इंटीग्रल है। कई बुक में तुमको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऐसे करके बी डॉट डी एल, ऐसे नहीं ली तो ऐसे भी, ये भी एक्सप्रेशन सही है। इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई के हो गया। ये क्या कहता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, ये लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड इन दिस लाइन इंटीग्रल।
इसके अंदर जो करंट इनक्लोज्ड होगा, यहाँ पर तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, सरफेस एरिया टोटल, जो चार्ज को कवर करेगा उसका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर जो करंट को कवर करेगा उसकी सरकमफेरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सरकमफेरेंस की बात करेंगे। यहाँ पर एरिया की बात करते थे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, सरकमफेरेंस की बात करेंगे। तो देखो इसके द्वारा मेरे को चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या मान लेता हूँ, डिस्टेंस r मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, r मान लेता हूँ। तो r मानूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल dl इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई हो गया। क्या हो गया, म्यू नॉट आई। तो b लाइन इंटीग्रल, तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr इज इक्वल टू में क्या हो गया मेरे पास, म्यू नॉट आई। क्या हो गया, अगर मैंने ये रेडियस r मान रखी है तो 2πr हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई ओवर में 2πr। जहाँ तक रेडियस r है, जहाँ तक ये रेडियस r है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो कोई भी मेरे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर r डिस्टेंस पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। तो यहाँ से तो कहाँ जा रहा होगा, अंदर, यहाँ से कहाँ रहा होगा, बाहर। तो ऐसे करके डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, अभी पढ़ी थी हमने, क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ हमने किया मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। कहाँ पर यूज़ किया, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ किया। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर में था, अभी दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके बताऊँगा मैं, बस आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल द्वारा, एक कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के द्वारा क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये इसका एप्लीकेशन है। अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 2-3 आपको मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ जी ये सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इसके अंदर से करंट जा रहा होगा I, क्या है, ऐसे I करंट फ्लो हो रहा है। इसके एक्सिस पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कहाँ पर चाहिए, एक्सिस पर। इसका एक्सिस तो ये हो गया, इस पॉइंट पर क्या चाहिए मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, और यहाँ से इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस को मैं a मान लेता हूँ। रेडियस क्या हो गया, a हो गया। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए। तो यहाँ से मेरे को डिस्टेंस चाहिए होगी, ये डिस्टेंस, और ये अगर 90 डिग्री का है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x² प्लस a² का अंडर रूट। ये एंगल क्या मान लेता हूँ मैं, थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, थीटा। देखिए कोई भी सर्कुलर कॉइल जो रहेगी, क्या रहेगी, कोई भी सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर, इमेजिन करिए इसको, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर ये गया, सर्कुलर कॉइल तो ऐसे रही होगी। तो यहाँ पर अगर मेरे को चाहिए तो परपेंडिकुलर के साथ में क्या बनाएगा, थीटा, ऐसे करके तो थीटा बनाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका ऐसे जा रहा है तो ये अगर थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर के साथ में भी थीटा एंगल बनेगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट b cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b sin थीटा आ जाएगा। तो मेरे को एक्सिस पर चाहिए, एक्सिस पर तो b sin थीटा है। क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर चाहिए, तो एक्सिस पर क्या हो गया, b sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस किसके बराबर रहेगा, b sin थीटा के बराबर रहेगा। किसके रहेगा, b sin थीटा के इक्विवेलेंट रहेगा। अब देखिए मैंने पढ़ा है b इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4π इंटू में I क्रॉस dl ओवर में r² इंटू में साइन थीटा। तो म्यू नॉट बाई 4π इंटू में I इंटू में dl क्या हो जाएगा, ये लेंथ इसकी जिसके अंदर से करंट जा रहा है, ये क्या आएगा लेंथ, और लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास 2πr। लेंथ क्या होगी इसकी 2πr, और नीचे r² का। अब साइन थीटा की बात करूंगा मैं, I क्रॉस dl, तो I dl साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस, ये वाली डिस्टेंस है, रेडियस क्या है, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस क्या है मेरे पास, x² a²। क्या है, x² a²। इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। साइन थीटा किसके बराबर हो गया, a बाई x² प्लस a² का अंडर रूट। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। वैल्यू पुट करो तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस विल बी म्यू नॉट बाई 4π इंटू में I इंटू में 2πr ओवर में x² प्लस a² की पावर 3/2। और ये अपने पास a है, a मल्टीप्लाई में हो गया,
तो मेरे पास 2 पाई ए इंटू में ए, इसकी रेडियस तो ए, तो 2 पाई ए तो ये हो गया मेरे पास, और ए क्या हो गया, ये हो गया। दिस विल बी द मैग्नेटिक